हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आया हूं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यह जो हमारा जीवन है उस जीवन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं तथा उस प्रक्रिया को करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, वह सब जानकारी आपको दूंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें। जी देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो को उपलब्ध कराया है तथा बहुत सारी जानकारियों को प्रदान किया है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही जो महत्वपूर्ण विषय है विज्ञान, उसके अंतर्गत कक्षा 10 का है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो पहला जो हमारा ऐसे पॉइंट है हमारा जीवन की प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी जानकारियां प्रदान कराऊंगा और आपको यही पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहीं पर सारी बातें समझ में आएंगी। आप लगातार जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बस यही बताता हूं कि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपका जो ज्ञान है वह अधूरा रहेगा, उस ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको यह कि सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मैंने इससे पहले आपको बहुत ही अच्छी क्लास दी थी और मैंने वो सारी जानकारी दी थी जो आपको वो चाहिए, और मैं इससे संबंधित उन सभी जानकारियों को लेकर आ रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लगातार जुड़े रहें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, तभी आप जितनी जानकारी मैं यहाँ पर देता हूं वह आप तक पहुंच सकती है। प्रत्येक क्लास जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह प्रत्येक क्लास एक क्लास से दूसरी क्लास जुड़ी हुई है। आप वो सभी क्लास देखें और यदि कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है आपको, उस लिंक पर क्लिक करके इन जो भी विषय है इस संबंधित सभी क्लास को प्राप्त कर सकते हैं और आप उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो जीवन की प्रक्रिया है, जिनको हम जीवन की प्रक्रिया को जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रियाएं, यानी कि इनको हम जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं। जो जीवन की प्रक्रियाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रियाएं भी बोलते हैं। इन जीवन की प्रक्रियाओं में, यानी जो हमारा जीवन होता है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, ये सब सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल पर और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज का जो मेन पॉइंट है हमारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विज्ञान विषय से जितने भी विद्यार्थी संबंधित हैं उन सभी के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। जीवन की प्रक्रियाएं, जिसको मैंने अभी बताया, इनको जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? देखिए, जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, जितने भी आप जीवधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय। जैसे यदि एक कोशिकीय प्राणी कोई भी होता है, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा ये एक कोशिकीय है। अमीबा ऐसे बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो एक कोशिकीय हैं, या बहुकोशिकीय मान लीजिए मानव है, मानव को ले लीजिए, मानव है, यानी बहुकोशिकीय में मानव आ गया और एक कोशिकीय में अमीबा आ गया। यानी बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो एक कोशिकीय हैं तथा बहुकोशिकीय हैं। अथवा विशालकाय, यानी कि जो भी विशालकाय जो वृक्ष हैं, आप जो वृक्ष देखते हैं चारों तरफ जो वृक्ष देखते हैं वो भी एक विशालकाय हैं। इनमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, यानी कि आप जो ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, यानी जो आप पेड़ पौधे देखते हैं, इनमें कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, इनमें कुछ क्रियाएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर हम उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। यानी कि जिसके आधार पर जो हम देखते हैं उनके आधार पर, जो जैसे हम किसी वृक्ष को देखते हैं, हम किसी मनुष्य को देखते हैं, या किसी एक कोश की जो जीव होता है उसको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको किसी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। से प्रक्रिया है तथा जिसके आधार पर हम उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं, जिसके आधार पर हम उन्हें निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनसे अलग पहचान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सजीव और निर्जीव में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सजीव होता है और कौन सा निर्जीव होता है। जो भी हम अपने जीवन में जो भी देखते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, एक कोशिकीय से अमीबा भी हो सकता है, बहुकोशिकीय मानव भी हो सकता है, और विशालकाय वृक्ष भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं। इन सभी को हम जब देखते हैं तो इसके आधार पर हम उन्हें निर्जीव और सजीव में अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा अजीब। देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसके अलावा जैसे सभी जीवधारी भी आ सकते हैं, सभी
जीवधारी, यानी कि सभी जीवधारी मतलब है जिन सभी में जीवन पाया जाता है वो सभी जीवधारी होते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है वो सभी जीवधारी होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए पोषण हो गया। पोषण यानी पोषण के बारे में भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कि पोषण क्या होता है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी को अपना जीवन यापन करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन करना, मानव भोजन करना, ऐसे एक कोष की जीव वो अलग प्रकार का भोजन करता है, बहुकोष की जीव है वो अलग प्रकार का भोजन करता है, जो वृक्ष है हमारे वो अलग प्रकार का भोजन करते हैं। यानी कि सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्सर्जन हो गया आपका। उत्सर्जन क्या हो गया? उत्सर्जन। मान लीजिए जब पोषण होता है, पोषण आवश्यक है तो उसके लिए उत्सर्जन भी बहुत आवश्यक है। यानी कि यदि हम पोषण करते हैं, जो भी जीवधारी पोषण करता है वह उत्सर्जन भी करता है। अगला श्वसन हो गया। श्वसन यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो पोषण, उत्सर्जन और श्वसन भी करते हैं। यानी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आप लिखते चले और प्रत्येक पॉइंट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब पोषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं तथा जो जनन होता है वह प्रत्येक जीवधारी जो भी जिनमें जीवन पाया जाता है यानी वो सभी जनन भी करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। यानी जितनी भी सारी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं? जैव प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं। यानी कि क्या क्या? पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है तथा जनन है। ये सब किसमें आते हैं? ये सब जैव प्रक्रियाएं हैं या जीवन में होने वाली प्रक्रियाएं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैंने आपको बताए इन सभी को आप नोट करते चलें। बहुत ही देखिए, पोषण जो हम वो जीवधारी भोजन करते हैं, उत्सर्जन जो भोजन करते हैं उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको त्यागना उत्सर्जन बोलते हैं। श्वसन जैसा हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ये सब जितने भी जीवधारी हैं वो श्वसन भी करते हैं। और जनन, और जितने भी जीवधारी हैं वो जनन भी करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और इनमें कोई कुछ क्रियाएं भी होती हैं, जैसे क्रियाएं एवं अपचयी क्रियाएं। जैसे अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। यानी अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं ये भी आपको मैं समझाऊंगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहें। देखिए, एक जो अपचयी हमारी क्रियाएं होती हैं और उपचयी क्रियाएं होती हैं, ये दो क्रियाएं हैं जिनको हम, जो हमारी अपचयी क्रियाएं होती हैं इनको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं तथा जो हमारी उपचयी क्रियाएं होती हैं इनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक, REACTION, कैटाबॉलिक रिएक्शन अपचयी क्रिया को बोलते हैं और एनाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वह हम उपचयी क्रिया बोलते हैं। देखिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें जो हमारी अपचयी क्रियाएं हैं उनमें इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। यानी कि जो हमारी अपचयी क्रियाएं होती हैं उनमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वह सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? जो हमारे जो अपचयी जो क्रियाएं हैं इनमें जो जटिल होते हैं, हमारे जटिल कार्बनिक अणु, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो किसमें टूटते हैं? सरल, यानी कि किसमें टूटते हैं? सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। किसमें? अपचयी जो क्रियाएं होती हैं, जो जिन्हें हम कैटाबॉलिक कहते हैं, यानी जो कि कैटाबॉलिक होती हैं, जो कैटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं जिन्हें अपचयी क्रियाएं बोलती हैं, इनमें जो हमारे जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। बहुत ही प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते चलना। यह पॉइंट आपके बहुत ही आवश्यक है सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी कक्षा 10 से संबंधित हैं, जो विज्ञान विषय से संबंधित है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। देखिए, जो भी इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। जैसे पाचन तथा श्वसन। क्या होता है? क्या होता है? मैंने पाचन, श्वसन नंबर 1 और पाचन। जो पाचन होता है, पाचन, ये जो
जटिल कार्बनिक अणु हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में किसमें टूटते हैं, जो हमारी अपचयी जो क्रियाएं होती हैं जिनको हम कैटाबॉलिक कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, इनमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, जैसे क्या, श्वसन और पाचन। इनमें जो है यानी कि ये जो अपचयी हमारी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। कैसे, इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से, एक मिनट में साफ कर देता हूं, ये दो जो क्रिया हैं जिसको हम एक तो कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं यानी कि अपचयी क्रिया, और एक एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं जो उपचय क्रिया होती है। अपचयी क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाने, यानी इनमें क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन हो गया आपका और श्वसन हो गया, यानी कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं। जो हमारी उपचयी क्रिया है जिसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, इसमें सरल कार्बनिक जो अणु होते हैं, सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीव धारी जैसे मनुष्य में, जैसे यानी पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जितने भी जीवधारी है उनमें वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है, जैसे जिसमें क्या होता है, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। इसमें किसका होता है, जो पौधे होते हैं उनमें तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तथा जो जीवधारी होते हैं जो जैसे मनुष्य होता है उसमें वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। यानी कि जो दो क्रियाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको समझ में आई होंगी। यानी कि मैंने इससे जैसे जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सारी जैव प्रक्रियाएं जो भी जीवन की प्रक्रिया होती है उनसे संबंधित होता है। उसमें जो दो क्रिया होती है जिनको अपचयी क्रियाएं बोलते हैं और उपचयी क्रियाएं बोलते हैं, इसमें यानी जो सरल होते हैं वो जटिल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन हो गया और श्वसन हो गया, और जो उपचयी क्रिया होती है उसमें सरल जो कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल अणुओं का संश्लेषण करते हैं, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो गया और मनुष्य में जैसे वसा का संश्लेषण हो गया, प्रोटीन हो गया व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण हो गया। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया। अब मैं अगला जो पॉइंट है आपका वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, केवल आप समझते रहें और लगातार मुझसे जुड़े रहें, लगातार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उस जीवन की खुशियों को आनंद पूर्वक व्यतीत करते रहे। अब मैं बताऊंगा जो पोषण है वो क्या है, किस प्रकार के यानी कि जीवधारी उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। अब कहने का तात्पर्य है कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी के लिए पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और पोषण से ही क्या प्राप्त होता है यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। होती है जैसे कहीं टूट फूट हो जाए उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्येक पॉइंट फूट की मरम्मत करना, ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ आप जुड़े रहें और अंत तक अवश्य देखते रहें। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, देखिए पोषण मैंने ये बात आया कि पोषण सभी जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो पोषण होता है, पोषण सभी जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो भोजन, पोषण यानी जो हम भोजन करते हैं तो भोजन सभी जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा है। सबसे ज्यादा यदि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा जो शरीर है, जो हमारी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इसलिए भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि भोजन ही ऊर्जा का स्रोत होता है। भोजन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तथा इसके अलावा नंबर 1 और नंबर 2 जो शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, शरीर में जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत किससे होती है, यानी कि पोषण से ही होती है। यानी कि पोषण जब हम करेंगे और हमारे शरीर में जितनी भी लवण तथा प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होगी उससे हमारी टूट फूट जितनी शरीर में हो जाती है वो सब उसकी मरम्मत हो जाती है। तथा पोषण से हमें रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान होती है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति हमें पोषण से ही प्राप्त होती है। तथा जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक
वृद्धि, इसके लिए पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए पोषण से बहुत से प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि पोषण से ही होती है, ऊर्जा का स्रोत पोषण ही होता है, यानी कि हमें ऊर्जा पोषण से ही प्राप्त होती है। शरीर में जितनी भी टूट फूट हो जाती है और उन सभी, यदि हम पोषण नहीं होगा तो टूट फूट हमारी ठीक नहीं होगी। शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जो पोषण से संपन्न होती है। रोगों से हम लड़ने की क्षमता, जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, वह यदि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह हमें पोषण से ही प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पोषण प्रत्येक जीवधारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और पोषण से ही यह शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा का संचालन तथा शरीर में टूट फूट तथा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह मिलती रहती है। यानी ये सारी क्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती है। कि अब जो भोजन करते हैं हम, जो भोजन है, यानी कि भोजन में ऐसे कौन से मुख्य तत्व अनिवार्य हैं जो हमें बहुत ही शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा है, और प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा खनिज लवण, खनिज लवण, ये यानी कि ये भोजन के मुख्य तत्व हैं, ये भोजन में होना चाहिए। यानी कि इसके अलावा जल, यानी कि ये जो है ये भोजन के मुख्य तत्व हैं, इनको होना बहुत ही आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया तथा विटामिन हो गया, विटामिन, यानी कि ये जो है ये भोजन के मुख्य घटक हैं, मुख्य जो एक भोजन में पाए जाने चाहिए। यदि भोजन में ये सब पाए जाते हैं तो इसी को संतुलित आहार बोलते हैं। यदि एक भोजन है और भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी उचित मात्रा में है, जल भी उचित मात्रा में है, वसा भी, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन जो उचित मात्रा में होती हैं, वह भोजन होता है। लेकिन उस भोजन को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार, संतुलित आहार उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ये सभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनकी प्रचुर मात्रा में ये सभी भोजन में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं संतुलित आहार। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, खनिज लवण हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, विटामिन हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। अब मैं आपको ये जो पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि किस में पाया जाता है, प्रोटीन क्या होती है, खनिज लवण क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। आप लगातार जुड़े रहें और अंत तक देखते रहें। देखिए अब जो एक जल तथा खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये एक संतुलित आहार में होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, यानी संतुलित आहार तभी होता है जब ये सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं। जैसे ये जल है, जल सभी जानते हैं कि जल का होना, यानी शरीर में अत्यधिक मात्रा जल की पाई जाती है, यानी कि शरीर में अत्यधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, जल की पाई जाती है। तथा खनिज लवण मात्रा शरीर में पाई जाती है। जो अब हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे, हाइड्रोजन तथा कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसको होता है, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ये है जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मीठे होते हैं। कैसे, मीठे, जैसे ग्लूकोज यानी ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा ग्लूकोज में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे अब ग्लूकोज के अलावा गन्ना ले लीजिए आप, गन्ना है, गन्ना के अलावा आलू है, आलू, ये सब जितने भी होते हैं, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। चावल है, चावल भी होता है इसमें, चावल और चुकंदर और मक्का, इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जितने भी मीठे, और खजूर भी ले लीजिए, खजूर भी होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब जो वसा है हमारी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह जितने भी हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, जब वह ऐसा लगे कि वो समाप्त होने वाली है
तो ये तुरंत शरीर को क्या प्रदान करता है, ये तुरंत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज पीने से क्या आती है, तुरंत शक्ति आती है। ग्लूकोज को पीने से तुरंत शक्ति आती है, यानी इसको यानी कार्बोहाइड्रेट है, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ये जो अब जो वसा है, वसा किसमें पाई जाती है, जितने भी जैसे वसा माने होता है चिकना, चिकना जितने भी जैसे आप सोच लीजिए, मूंगफली है, मूंगफली में वसा पाई जाती है, सरसों में वसा पाई जाती है, जितने और घी है, घी जितने भी चिकने, ऐसा पता चले कि जो इनसे तेलीय पदार्थ होते हैं उनसे वसा मिलती है। दूध भी है, दूध से ही वसा मिलती है। चिकने जैसे दूध है, दूध है, दूध के अलावा मूंगफली, सरसों, यानी जितने भी हैं जिनसे वसा प्राप्त होती है। और वसा का कार्य क्या है, यह ताप नियंत्रण करने में सहायता करती है। ताप नियंत्रण, वसा का कार्य क्या है, ताप नियंत्रण में सहायता करना तथा शरीर को आकृति प्रदान करना। आकृति यानी कि शरीर की आकृति को भी वसा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी वसा जैसे दूध है, मक्खन है, तेल है, सरसों है, इन सबसे क्या मिलती है हमें, इन सबसे वसा मिलती है। वसा का कार्य क्या है, ताप का नियंत्रण करना तथा शरीर को आकृति प्रदान करना। अब जो प्रोटीन है, अब जो प्रोटीन है हमारा, ये प्रोटीन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी के निर्माण से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि इन सभी के मिलने से ही ये सब मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन होता है वह है सब दूध है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सब मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी दूध, मछली, अंडा, दालें, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से ही क्वाशरकर रोग होता है। क्वाशरकर जो रोग होता है, जो क्वाशरकर रोग होता है, यह प्रोटीन की कमी से ही होता है। इसमें यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 1.5 साल तक के, उनमें क्या होता है, यानी कि उनकी जो टांगे होती हैं वो टांगे पतली हो जाती है। कैसे हो जाती है, पतली, यानी हाथ और जो टांग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो पतले हो जाते हैं। और प्रोटीन की कमी से ही क्वाशरकर रोग, जिससे हाथ और टांगे पतली हो जाती हैं। और प्रोटीन ही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, जो प्रोटीन होता है वो हमें क्या प्रदान करता है, सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है वो हमें रोगों से, जो रोग होते हैं हमारे, वो रोगों से हमें सुरक्षा देता है। रोग होते हैं जो रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और प्रोटीन की कमी से ही क्वाशरकर रोग होता है, जिससे 1.5 साल, जो 1 साल या 1.5 साल के जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनकी टांगे, हाथ और टांगे पतली हो जाती हैं। और देखिए, ये प्रोटीन का निर्माण हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो दूध, मछली, अंडा और दालों से हमें प्राप्त होता है। शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है, शरीर की जो टूट फूट होती है, टूट फूट, इसमें भी प्रोटीन ही हमारी सहायता करता है। यानी शरीर में जितनी टूट फूट होती है वो प्रोटीन की सहायता से ही ठीक हो जाती है। अब जो विटामिन है, ये विटामिन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये विटामिन होता है वो क्या करता है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। जो प्रोटीन विटामिन होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, यानी कि हमें ऐसी प्रतिरक्षा प्रदान करता है जिससे हम रोगों से लड़ सकें। और जो विटामिन है वो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, अब इसके लिए आपको विटामिन के जो प्रकार हैं, यानी कि 2 प्रकार, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन है, इसके लिए आपको मैं अगली वीडियो को उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा भी जो पोषण के प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको जानकारी प्रदान करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।